नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है, और साथ ही बात करेंगे खाने के तेल की खपत की, जहां पर देश में हमने वो नंबर्स कुछ कम होते हुए देखे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंको गोल्ड के MD एंड CEO शुभांकर सेन हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर BV मेहता, गंगानगर कमोडिटीज से अमित खरे और समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर अंकित कपूर भी होंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभांकर सेन, जो कि सेंको गोल्ड से हैं। शुभांकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम पिछला महीना देखें अक्टूबर का, जो कि दिवाली धनतेरस का समय था, अच्छी खासी डिमांड हमने बनते हुए देखी है। ज़्यादातर ज्वेलर्स का वही मानना है। लेकिन अगर हम पूरा पिछला क्वार्टर देखें और स्पेशली अब इस क्वार्टर को देखें, जब क्रिसमस और ईयर एंड वेडिंग सीजन की डिमांड भी निकल के आएगी, कैसे देखते हैं आप पिछले 6 महीनों की मांग निकलते हुए? देखिए, हम लोगों का अगर Q2 का एनालिसिस करें तो Q2 में रिटेल सेल्स, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स का सेल्स में 6.6% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है और कंसोल में अराउंड 2% ग्रोथ आया है। पर वो रेवेन्यू ग्रोथ कम आने का कारण है कि अगर हम लोग अक्टूबर का परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो अक्टूबर में हम लोगों का 1700 करोड़ का सेल्स आया, लास्ट ईयर अक्टूबर का 1100 करोड़ का सेल्स के कंपैरिजन में। सो October itself had a 45 to 50% growth, जो basically postponement of purchase by buyers from Q2 to Q3 में हो गया है because of the increase in gold price, because of the festive season। एंड जो पॉजिटिव हम लोग देख रहे हैं कंपनी में कि Q2 का जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस है, हम लोगों का पैट ग्रोथ 300%, मतलब लास्ट ईयर Q2 का पैट was about 12 to 14 करोड़। इस साल Q2 का पैट has been around 48 to 50 करोड़ के बीच में, which is almost 300%। और लास्ट ईयर का Q2 में एक पॉइंट हुआ था कि ड्यूटी कट हुआ था गवर्नमेंट का, जहां पे एक वन टाइम हिट हम लोग Q2 और Q3 में दिए थे। तो उसको एडजस्ट करने के बावजूद भी अगर हम लोग पैट ग्रोथ देखें तो द पैट ग्रोथ इज फॉर अबाउट 40 to 45%। सो आई थिंक दैट इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो एज अ कंपनी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे स्टॉक को ऑप्टिमाइज करें, सही स्टॉक दे जो बिक रहा है, और हम लोगों का जो डायमंड स्टड रेशियो है उसके ऊपर काम करते जाए एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को ठीक ठाक तरीके से हम लोग दे पाए। सो इट्स बीन अ डिसेंट अमाउंट। एंड आज के दिन अगर हम लोग Q3 का YTD ग्रोथ देखें तो इट इज कमिंग टू एट अराउंड 25% YTD ग्रोथ टिल नाउ, सो विच इज अ गुड साइन। एंड ऐसे ही हम लोग अगर कैरी फॉरवर्ड करते जाए तो ये ईयर में हम लोगों को दिख रहा है कि अराउंड 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर तो मिनिमम होना ही चाहिए। शुभंकर, साथ ही साथ जो इन्वेंट्री गेन्स हैं इन सेंस ऑफ गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से, वो आप कैसे देखते हैं, और कितना प्रोपोर्शन आपकी गोल्ड इन्वेंट्री यहाँ पर हेज्ड है? देखिए, अगर हम लोग सेल्स के तौर पे अगर हेजिंग देखें, जो कितना सेल कर रहा है उस हिसाब से कितना हेज हो रहा है, तो वी आर ऑलमोस्ट 90 to 100% हेज इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, जो कितना इन्वेंट्री हम लोगों का हेज पोजीशन में है, तो वी आर अप्रोक्सीमेटली 70% हेज। तो ये जो पैट का ग्रोथ आप देख रहे हैं, इसमें से अगर 0.5% के अप्रोक्सीमेटली होगा, which is around 4 to 5 crores, जो गोल्ड प्राइस इंक्रीज के लिए मे बी पैट में इम्पैक्ट आया। बट ज्यादातर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग चार्जेस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम डायमंड ज्वेलरी, इसी तौर पे हम लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज का ग्रोथ दिख रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दैट एज अ कंपनी हम लोग सेल साइड में ऑलवेज 90 to 100% हेज रहने का फुल कोशिश तो करते ही है, करेंगे, और इन्वेंट्री लेवल में अराउंड 65 to 70% हेज हम लोग रह के ही आगे काम करेंगे। शुभंकर, साथ ही साथ ज्वेलरी के अलावा आपने यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स और लग्जरी आइटम्स में भी एक फोरे किया है। यहाँ पर किस तरह का अपडेट है, और नए स्टोर्स अब कितने खुल चुके हैं? देखिए, दोज न्यू इनिशिएटिव्स, वेदर बीट लैब ग्रोन डायमंड्स, बैग्स, परफ्यूम्स, उनका बेस बहुत छोटा है। तो अगर सेल्स का ग्रोथ इंक्रीज करे तो अभी तो सेल्स 200-250% ग्रोथ में दिखेगा। सो देयर इज समथिंग स्टिल ओवरऑल बिजनेस में अगर देखे जाए तो आज के दिन वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 5000 करोड़ टर्नओवर। सो वो इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ सेल्स, बट उसके पीछे हम लोगों का स्टोर ओपनिंग्स फुल चालू है। वी हैव ऑलरेडी गॉट सेनेस का 6-7 स्टोर्स और 4-5 स्टोर्स इन द पाइपलाइन। फॉर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स हम लोगों का ऑलरेडी 14 to 15 स्टोर्स हम लोग इस साल तक ओपन कर लिए, और 4-5 स्टोर्स आर इन द पाइपलाइन। सो हम लोगों का जो 18 to 20 स्टोर्स सेंको के लिए और 5-6 स्टोर्स सेनेस के लिए, उस हिसाब से हम लोग का प्लान लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
साथ ही साथ जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस हैं उसे आप कैसे देखते हैं? वेडिंग सीजन की डिमांड आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट होगी इससे, या फिर जिस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो अचीव होंगे? धनतेरस अक्टूबर में था, तो अगर हम लोग अभी का माहौल देखे, कस्टमर्स का मूड देखे, तो ये जो गोल्ड प्राइस का जो अपवर्ड मूवमेंट है, इस हिसाब से बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो सोच रहे हैं कि उनका जैन फेब मार्च में वेडिंग्स है या नेक्स्ट ईयर वेडिंग्स है, और ये गोल्ड प्राइस अगर और बढ़ जाए तो उस चिंता में अभी से ही वो लोग बाइंग कर रहे हैं। एंड अभी मोमेंटम काफी अच्छा है। वी कैन सी फुटफॉल्स एट द स्टोर्स एंड वेडिंग शॉपिंग बाइंग हैपनिंग, सो दैट्स अ गुड साइन। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एनालाइज करें तो आज जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो शटडाउन गवर्नमेंट का था वो ओपन अप कर दिए, और बहुत सारे बातचीत चल रहे हैं कि हम लोग वो लोग लिक्विडिटी सब जो लोग का लोअर इनकम ग्रुप है उनको $2000 दे दे, ऐसे करके बेसिकली फंड इन्फ्यूजन करने के लिए टू ड्राइव कंजम्पशन। सो ऑल इन ऑल ये सारा चीज इन्फ्लेशनरी है, और इंटरेस्ट रेट फेड का कट करने का बहुत अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है। सो आई थिंक दैट गोल्ड प्राइस का बुलिश मोमेंटम चालू रहेगा फ्यूचर में, और 5-10% बढ़ ही सकता है आज के दिन से। सो वी शुड कीप दैट इन माइंड, एंड उस हिसाब से ही कंज्यूमर्स को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं ताकि वो लोग अपना बाइंग प्लानिंग की तरफ से करते जाए। ऑलराइट, शुभंकर, एक फाइनल सवाल, और ये है गोल्ड प्राइसेस को लेकर ही, क्योंकि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज फॉर न्यू ज्वेलरी हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रेवलेंट होता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ इसके क्या नंबर्स हैं, और ऑल ओवर बिजनेस का ये कितना बड़ा शेयर है? देखिए, ये जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है, इसमें मैंने दो तरह का फिगर्स एनालाइज मैंने किया। एक है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये जो फेस्टिव सीजन था, उसमें ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ऑलमोस्ट 48-50% हुआ है। बट अगर हम लोग पूरा YTD का लेवल देखें या हाफ ईयरली का लेवल देखें, तो ये ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज अराउंड 42-43% एक्सचेंज हो रहा है ओवरऑल बिजनेस का। सो दिस इज वेयर वी नीड टू एनालाइज की 35% वॉज द फिगर जो लास्ट ईयर था। इस साल ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रॉम द बिगिनिंग अराउंड 42-43% है, बट जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ते जा रहा है वो 42-43% धीरे धीरे 45, 46, 47, 48% की तरफ जा रहा है। सो इट मीन्स दैट प्राइस बढ़ने के लिए कंज्यूमर्स अभी अपना जो ओल्ड गोल्ड है वो लेके भी एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर एवरेज टिकट साइज देखें तो अराउंड 15 से 18% कंज्यूमर का बिल वैल्यू बढ़ रहा है। सो कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर, बट जिस हिसाब से गोल्ड का वैल्यू ओवरऑल बढ़ गया तो इसके लिए वॉल्यूम डिप आ रहा है, एंड वो मेकअप करने के लिए कंज्यूमर अपना कैश के साथ साथ अपना ओल्ड गोल्ड पुराना सोना भी एक्सचेंज करके खरीद रहे हैं। पॉइंट टेकन शुभंकर, बहुत शुक्रिया। सेड एज ऑलवेज, जैसे आपने कहा कि नए स्टोर्स यहाँ पर इन द पाइपलाइन है, 15 स्टोर खुल चुके हैं सेनको के, 5 इन पाइपलाइन है, 7 स्टोर्स यहाँ पर सेनेस के खुल चुके हैं, 5 इन द पाइपलाइन है। और योर पॉइंट इज वेल टेकन कि यहाँ से सोना और बुलिश लग सकता है, 5% की तेजी तो आराम से देखने को मिल पाएगी। और जहाँ तक सोने का एक्सचेंज है, गोल्ड एक्सचेंज फॉर ओल्ड फॉर न्यू, वहाँ पर भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स बनते हुए देखे हैं। गोल्ड प्राइसेस की बात कर लेते हैं। अमित, आपको कैसे लगते हैं गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से जाते हुए? अच्छी खासी बढ़त है, ये हफ्ता पॉजिटिव में शायद बंद होगा। जी नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा मोमेंटम सोने चांदी ने पिछले कुछ दिनों में दिया है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि एक अच्छे खासे बुल रन के बाद एक बहुत बढ़िया करेक्शन आया, और उस बढ़िया करेक्शन के बाद एक अच्छी तेजी वापस फिर से देखने को मिली। अभी अगर हम 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें मनीषा जी, तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अभी ऊपरी इस तरह से मेरे को लग रहा है हल्की फुल्की मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं रेंज की बात करूं अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो दिसंबर वाइडा गोल्ड जो 1,27,400 के आसपास चल रहा है, ये ऊपर में मैक्स टू मैक्स 1,28,000 और नीचे में वापस 1,25,000 ये रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लोग खरीदारी की इच्छा जता रहे हैं वो 1,25,000 के आसपास कहीं पर भी खरीदारी कर सकते हैं, और 1,28,000 के आसपास मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो दिसंबर वाला सिल्वर अभी 1,64,000 के करीब चल रही है। मेरे को लग रहा है मैक्स टू मैक्स अभी 1,68,000 ऊपर में इस लेवल के स्तर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, जो कि वापस फिर से 1,60,000 के आसपास तक हो सकती है। तो ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा फ्रेश बायर्स को, जो नए बायर्स हैं, उनको सचेत रहना चाहिए और कहीं ना कहीं गिरावट पे खरीदारी के मौके अपनाने चाहिए। अंकित, आप क्या देखेंगे? सोने और जो चांदी दोनों में आपको लगता है कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए? और चांदी में जिस तरह का बहुत भारी रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, कितना सस्टेनेबल लगता है ऑलमोस्ट 53-54 के बीच के कारोबार? नमस्कार मनीषा मैम।
ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और $55 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही $55 को क्रॉस करेगा मुझे लगता है आने वाले टाइम में $59 और $62 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये $49 और $48 की तरफ वापस जाएगा। शॉर्ट टर्म करेक्शन में $52 के अगर आसपास मिलता है, खरीदारी करके चलेंगे, काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और बस एक $55 का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस के लिए हो सकता है 1 से 2 दिन का समय लगे, लेकिन वो जैसे ही क्रॉस करेगा फर्दर अपसाइड रैली के लिए तैयार रहना है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की अगर बात करूं, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑल राइट, मेटल्स कैसे देखते हैं अंकित, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ पर लगातार बनता हुआ नजर आया है, अपने अपर साइड ऑफ द रेंज में कारोबार है, क्या यहाँ से भी खरीदने की राय है? अगर बात करूंगा तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। आने वाले टाइम में 1118 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलेंगे, एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 1012 1010 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करें। पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं देना चाहूंगा 980 का। टारगेट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें अगले 2 से 3 महीने में तो 1060, उसके बाद 1118 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अमित, आपका टॉप ट्रेड क्या है यहाँ पर मेटल्स में, क्योंकि चाहे वो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, सभी में बाइंग स्ट्रैटेजीज आती हुई? मनीषा जी, कॉपर और जिंक दो ऐसे आइटम है जिसमें लगातार सभी लोग, हम एनालिस्ट जो है बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इसका काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। कॉपर की ही अगर हम बात करें तो अभी भाव हालांकि दिन के हाई स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, तो 1010 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 1030 का अभी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 1004 का रख सकते हैं। वहीं पर जिंक की अगर हम बात करें तो नवंबर वाला जिंक में 304 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 310 रुपए का टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रखें और 301 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। जी मनीषा जी। अमित जी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या सेंस है, क्योंकि सभी को लगता है कॉटन चाहे थोड़े दबाव में रहे लेकिन मसाले यहाँ से तेजी दिखा सकते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, सभी मसाले चार्ट्स पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे जीरा, धनिया, हल्दी, तीनों आइटम हो। तो बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। पहला नंबर जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो धनिया का है। सबसे बेस्ट कमोडिटी अभी दिखाई दे रही है वो दिसंबर वाला धनिया, अभी 8600 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो 8500 के आसपास कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 8900 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 8200 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरे नंबर का जो आइटम है वो जीरा है। जीरा भी देखिए स्क्रीन पर 20,500 के करीब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे खरीदारी करनी है, 20,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 21,600 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। अब हल्दी की बात करें तो अभी 15,000 का भाव स्क्रीन पे है। 15,000 से लेके 14,900 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 14,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें पहला टारगेट अगर हम मान के चलें तो 16,000 रुपए, और 16,000 के ऊपर प्राइसेस अगर निकलते हैं मनीषा जी तो इसमें 17,500 रुपए के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ब्रेक में जाएं उससे पहले अंकित, कच्चे तेल को लेकर आपकी क्या सेंस है, क्योंकि जिस तरह के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, 4% की गिरावट ओवरनाइट मार्केट्स में, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स थोड़ी स्टेबिलिटी है, लेकिन इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? देखिए, ओपेक की तरफ से जो न्यूज आई थी कि वहां पे मार्केट में जो भी स्टेबिलिटी रहने वाली है, बहुत ज्यादा कोई डिमांड ग्रोथ नहीं आने वाली है, उसी की वजह से हमको गिरावट देखने को मिली है। और जो 2026 का जो फोरकास्ट है उसमें भी वो लोग थोड़ा सा स्लगिश देख रहे हैं। जो ओपेक की तरफ से डिसीजन है उसी की वजह से, और प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी इसी रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आएंगी, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, $50 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको तोड़ना काफी मुश्किल लग रहा है। तो इस लेवल पे न्यूज़ेस तो डेफिनेटली नेगेटिव आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर नेगेटिव होकर नहीं चलना चाहिए। कोई भी प्राइसेस अगर 5100 के आसपास अगर मिलते हैं तो खरीदारी की एक अच्छी राय रहेगी। 4700 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 4700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं अगले 2 से 3 महीने का सिनेरियो मांगू, मैं लेके चलूं, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा, नीचे में 5000 और ऊपर में 5500। ऑलराइट, तो स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर सभी एग्रीकल्चर और नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। कच्चे तेल में ऑफ कोर्स बहुत भारी गिरावट के बाद कुछ स्टेबिलिटी आई है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ढूंढी भी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया अंकित और आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। किसानों को अच्छे क्वालिटी के बीज सस्ते दामों में मिल सकें, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने ड्राफ्ट यहाँ पर सीड्स बिल 2025 जारी किया है। इसमें नकली बीजों से किसानों को होने वाले नुकसान रोकने के लिए सजा के कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, किस तरह से इसे देखा जा रहा है और क्या कुछ डिटेल्स हैं इस बिल की?
सीड एक्ट 1966 में आया था और उसके बाद सरकार ने सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के अंदर जारी किया था। कई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नया देखने को नहीं मिला। तो अब सरकार चाहती है कि जो किसान है उनको नई क्वालिटी के बीज अच्छे सस्ते दामों के ऊपर मिले। तो इसके लिए सरकार ने सीड बिल ड्राफ्ट 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया और सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है। तो इससे जो किसान है उनको अच्छी क्वालिटी के बीज सस्ते दामों पर मिल पाएंगे। बाहर से जो बढ़िया क्वालिटी के सीड्स आ रहे हैं उनका भी आयात यहाँ पर इसके जरिए पॉसिबल हो पाएगा। जो घटिया क्वालिटी के सीड्स बेचते हैं जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है तो उससे भी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए पड़ेगी। और कई सारे ऐसे प्रोविजन है जिनको सरल भी किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते, जहां पर कि अगर कोई गलत ब्रांडिंग करता है तो वहां पर जो सजा के प्रावधान है उनको भी यहाँ पर कम किया गया। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो सीड्स है वो किसानों को अच्छी क्वालिटी के सस्ते दामों पर मिल सके। तो इसके लिए सरकार ने ये ड्राफ्ट बिल जारी करके सभी स्टेक होल्डर से 11 दिसंबर तक राय मांगी है। बहुत शुक्रिया असीम साथ जुड़ने के लिए और उस खबर के लिए भी। तो क्लियरली एक ड्राफ्ट बिल का फीडबैक यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है और जैसे असीम कह भी रहे थे कि काफ़ी समय से अटका हुआ है और अब शायद हम इसमें एक मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि देश में खाने के तेल का इंपोर्ट करीब फ्लैट रहा है। 2024-25 मार्केटिंग साल में 160 लाख टन खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है। वहीं खास बात यह है कि भारत नेपाल से भी सोयाबीन और सनफ्लावर तेल का इंपोर्ट कर रहा है। डिटेल जानने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हैं। डॉक्टर मेहता, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो इंपोर्ट्स और मांग के बारे में बात कर लेते हैं और ये एक चीज़ अक्रॉस काफ़ी सारे फूड सेगमेंट्स में देखने को मिली है कि हमने मांग पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स में यहाँ पर लगातार थोड़ी सी कमजोर ही रहते हुए देखी है। क्या इंपोर्ट के आंकड़े ये एब्सोल्युटली क्लैरिफाई कर देते हैं? नहीं, इंपोर्ट आप देखें तो लास्ट ईयर के लेवल पे है। लास्ट ईयर 160 लाख के करीब थे, इस साल भी 160 लाख के करीब है। इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। यो एक चिंता का भी विषय है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आत्मनिर्भर की बात करते थे, मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई इंपोर्ट जो लेवल पे बढ़ रहा है। इनफैक्ट लास्ट 5 साल में 130 लाख से 160 लाख हो गए। प्रैक्टिकली 8 लाख टन का एवरेज बढ़ता रहा है। हम टेक्नोलॉजी मिशन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो आज सामने जो रिजल्ट दिख रहा है वो काफी निराशाजनक है। और दूसरा, अगर हम बिल की बात करें, पहले 15 बिलियन था, अभी 18 बिलियन हो गया। मतलब जो लास्ट ईयर था 1.32 लाख करोड़ का बिल था, इस साल हो गया 1.61 लाख करोड़ का बिल हो गया है। ये काफी चिंता विषय है, ये भी बढ़ रहा है। स्टॉक जो था वो रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक जो लास्ट ईयर था 24 लाख का था और अक्टूबर में ये साल है 17 लाख है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ रहा है और उसका 2-3 रीजन भी है कि हमारी आबादी भी बढ़ रही है। हर साल 15-16 मिलियन आबादी बढ़ रही है और पर कैपिटा कंजम्पशन भी राइज हो रहा है क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। खासकर पे जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लगभग 25 या 50% है, उसमें इनकम बढ़ रही है। और जब वहाँ इनकम बढ़ती तो जो खर्च होता है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ में ही खर्चा होता है। इसके लिए एडिबल ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। हाँ जी मैडम। डॉक्टर मेहता, अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखें जो शेयर किए गए हैं उसके हिसाब से सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन पाम और सन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आप कहेंगे ये प्राइस सेंसिटिविटी मैट्रिक्स है? डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिव है। आज सोयाबीन, पाम के जो B50 की बात कर रही है इंडोनेशिया, और सप्लाई कम हो रहा है और महंगा हो रहा है। एक जमाने में पाम सबसे सस्ता था, आज पाम सस्ता चल नहीं रहा है। सॉफ्ट ऑयल की नजदीकी है तो उसके लिए जो वो भी फर्क पड़ा है और सोयाबीन सस्ता मिल रहा था। तो नेचुरली अपने तो ऑयल चाहिए, तो ज्यादा जब सोयाबीन आया और रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है, 54 लाख टन इंपोर्ट किया है, जो रिकॉर्ड है। जो पहले 15-16 में कोई 43 लाख टन का था और अगर आज 54 लाख टन एक ही साल में सोयाबीन ऑयल आया है। तो रीजन वही है कि सस्ता तेल मिल रहा है सोयाबीन और पाम महंगा हो रहा है। जो अभी पहले हम बोलते थे पाम इज चीपेस्ट ऑयल, इज नो लॉन्गर ए चीपेस्ट ऑयल। पाम महंगा हो रहा है और आप देखिए द टोटल इंपोर्ट भी लास्ट ईयर 90 लाख था, इस साल 75 लाख की पाम का इंपोर्ट है। हाँ जी। आगे जाते हुए अब जिस तरह से आपने यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है, कहाँ पर हम वहाँ पहुंचे हैं अगले 5 साल में? कहाँ देखता है भारत अपने आप को? ये इंपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। विल बी लकी अगर हम 3-4 मिलियन कम कर सके तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हर साल
कम से कम 10 लाख टन एक्स्ट्रा तेल की जरूरत है और इतने मतलब आपको 30 लाख टन का ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर इतना नहीं बढ़ा सके तो हो सकता है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ सकता है कम होने की जगह पे। उम्मीद करते हैं कि इंपोर्ट कम हो, पर जैसा पिक्चर सामने आज दिखते हैं लास्ट 5 साल ना इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। चाहे ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग, मगर जितना बढ़ना चाहिए जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इतना नहीं बढ़ रहा है और गैप इंपोर्ट से फिल किया जा रहा है। डॉक्टर मेहता, एक फाइनल सवाल। और इंडिया ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कंट्रीज से अलग अलग तरीके के ऑयल्स इंपोर्ट करता है और रिसेंटली हमने नेपाल से भी यहाँ पर सोयाबीन और सन इंपोर्ट करना शुरू किया है। किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन इन दैट सेंस आप देखते हैं भारत का बनता हुआ? नहीं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक टैक्स एडवांटेज की बात है। आज नेपाल साफ्टा एग्रीमेंट के मुताबिक नील ड्यूटी में इंपोर्ट भी कर रहा है और नील ड्यूटी में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी इंपोर्ट ड्यूटी नील है फॉर नेपाल के जो से माना है, तो नेपाल क्रूड सोयाबीन या तो सनफ्लावर इंपोर्ट करता है। वहाँ कम से 27 आज रिफाइनरी लगी हुई है और रिफाइन करके उनके लिए लोकल मार्केट तो 3 या 4 लाख टन की है, बाकी 7 से 8 लाख टन इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो मेजर मार्केट उनके लिए बन गई है और उनको भी एडवांटेज है। देखिए, जो पहला ड्यूटी थी अप टू जून ड्यूटी डिफरेंस था 8.25, तो काफी आरबीडी रिफाइन आता था, पर जब से वो ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा के 19.25 कर दिया, प्रैक्टिकली आरबीडी ऑयल इन बंद हो गया। मगर ये दूसरा दर्जा खुल गया है, नेपाल से रिफाइंड ऑयल आ रहा है। तो क्लियरली जैसे आपने कहा कि डिमांड यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है, अच्छा खासा स्टॉक है इंडियन मार्केट्स में, सेल्फ सफिशिएंसी अभी बहुत दूर है। अगले 5 साल में भी अगर हम 3-4 मिलियन टन भी यहाँ पर दे पाएं तो भी इनफ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में देखने के लिए। जहाँ तक प्राइसेस की बात है पिछले साल से हाई है, लेकिन ओवरऑल हमने यहाँ पर भी इन्फ्लेशन ठीक ठाक आते रहते हुए देखी है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।